रिएक्शन लिखिएगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो आपको क्या लगता है वो आसान पड़ेगा क्या? वो आसान पड़ेगा, आपको आसान हो सकता था। या तो फिर आप अगर मान लो एकदम उलझन सा हो गया कि अब बन ही नहीं रहा है, मान लो ऐसे नहीं बन रहा है, तो फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास बच रहा है, इसका रिएक्शन, सबका रिएक्शन लिख लीजिए और फिर जोड़ घटाव करके ये रिएक्शन ऑब्टेन करिए। ये एक उपाय आपके पास है, ऐसा नहीं कि उपाय नहीं है। अगर मान लीजिए एकदम फंस जाइए और आपके पास टाइम भी बच रहा हो और आपको ये क्वेश्चन बनाना है और ये एग्जाम में आ गया, ऐसा आएगा नहीं, लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं, और अगर मान लो कभी आ ही गया और आपको बनाना है और आपको ये वाला मेथड हिट नहीं कर रहा है दिमाग में, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप सभी के रिएक्शंस को लिखें और उसके बाद जोड़ घटाव करके ऊपर वाला रिएक्शन ऑब्टेन करें। तो क्वेश्चन तब भी बन जाएगा, तब भी वो क्वेश्चन बन जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है बात? लेकिन आपको ये वाला लॉजिक से थोड़ा जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। ये वाला लॉजिक से बस फॉर्मेशन को कन्वर्शन में करना था, वो आपने किया और क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत से मिल गया। फास्ट आंसर मिलने के लिए आपको एक फॉर्मेशन को कन्वर्शन में बदलना है। तो जो आपका वैष्णवी जो क्वेश्चन था आपका, वो क्वेश्चन वो तो आसान क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग सा पड़ रहा है। एक रिएक्शन गिवन कर दिया और उसमें फॉर्मेशन कुछ का दे दिया, कुछ का कन्वर्शन दे दिया, तो आपको कम्बशन को फॉर्मेशन में बदलना होगा या तो फॉर्मेशन को कम्बशन में बदलना होगा, तभी जाकर ये क्वेश्चन बन पाएगा, अन्यथा फिर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत तो है। ठीक है, तो ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गया? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। यस सर। समझ में आ गया? अगर मान लो फॉर्मेशन और कम्बशन दोनों ही गिवन है क्वेश्चन में, तो फॉर्मेशन को कम्बशन में बदल लो या फिर कम्बशन को फॉर्मेशन, माने एक तरीके से दोनों को रखना जरूरी है ना। या तो सबको कम्बशन में रख लो या तो सबको फॉर्मेशन में रख लो। एक कम्बशन एक फॉर्मेशन रखना तो गलत होगा, ये तो आप भी समझदार हो। एक कम्बशन एक फॉर्मेशन पे वर्क तो नहीं कर सकते, या दोनों कम्बशन हो या तो दोनों फॉर्मेशन हो, तो दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। ये यस लिख सर। लेना है और उसके बाद अब आपको लिखना है हेडिंग बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड इंथैल्पी ना। नेक्स्ट हेडिंग दे दो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है। तो सबसे पहले तो बॉन्ड एनर्जी की बात करो, तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी एक बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी देते हो वही बॉन्ड एनर्जी कहलाता है। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी ना। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू, बॉन्ड एनर्जी का मतलब होगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू break a bond is known as bond energy। अगर आप बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी देना पड़ता है उसी को क्या बोलेंगे हम? बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। अब समझ में आ रहा है बात? बॉन्ड एनर्जी क्या है? अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो इसको बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनेगा? ये 2H बनेगा, इसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। जैसे CH4 है तो CH, H, इसके बॉन्ड को जब तोड़ोगे उसी को क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। चार क्या बनेगा? 4C और 4 हाइड्रोजन ना, तो C+4 हाइड्रोजन, कार्बन +4 हाइड्रोजन ना, कार्बन अलग हो जाएगा और 4 हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तभी ना होगा। तो कार्बन +4 हाइड्रोजन। ओके बेटा, कार्बन प्लस क्या बन जाएगा? 4 हाइड्रोजन बन जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो तो। और ऐसे ही मान लो अमोनिया को तोड़ोगे, तो अमोनिया को कैसे तोड़ोगे? NH3 बॉन्ड है, तो 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। ये देखो ये क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन +3
CH बन जाएगा। इसको बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू break 1 mole of a bond, 1 mole of a compound, break a bond for 1 mole of a compound is known as bond enthalpy. इंथैल्पी जब टर्म लग गया तो 1 मोल पे चला जाएगा, बस इतना ही अंतर है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी में। अगर 1 मोल कंपाउंड लेते हैं और उसके बॉन्ड को तोड़ते हैं तो वो कहलाएगा बॉन्ड इंथैल्पी, है ना। बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो। तो ये बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब क्या होगा? बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब ये होगा एनर्जी रिक्वायर्ड to break a bond for 1 mole of a compound या 1 mole of a molecule is known as bond enthalpy. यहाँ लिखिएगा एनर्जी required to break a bond for 1 mole of a compound, break a bond for 1 mole of a compound or molecule, 1 mole of compound और मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड इंथैल्पी। इसको क्या बोलते हैं? इज नोन एज बॉन्ड इंथैल्पी। इसको बोलेंगे बॉन्ड इंथैल्पी। बस इंथैल्पी शब्द जो लगता है ना, वो 1 मोल को डिफाइन करने के लिए लगता है। मैं 1 मोल को डिफाइन करने के लिए बॉन्ड इंथैल्पी लग जाता है, बस इतना ही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं है। 1 मोल कंपाउंड लेते हो और उसके जो बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी देना पड़ेगा वही आपका कहलाएगा बॉन्ड इंथैल्पी। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी में कोई डिफरेंस नहीं है ना। जैसे 1 मोल आपने कार्बन सॉलिड लिया, कार्बन सॉलिड के भी बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी तो ये कार्बन गैस में बदलेगा। यहाँ पे कौन सा एनर्जी हुआ? बॉन्ड इंथैल्पी हुआ। यहाँ पे कौन सा एनर्जी हुआ? बॉन्ड इंथैल्पी हुआ। बोलो, समझ में आ रहा है? क्योंकि सॉलिड का बॉन्ड क्या होता है? सॉलिड का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो सॉलिड के बॉन्ड को क्या करना है? तोड़कर किस में बदलोगे? उसको गैस में बदलोगे। सॉलिड बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो सॉलिड के बॉन्ड को तोड़कर कार्बन गैस में बदलेगा, इसको भी बोलेंगे बॉन्ड इंथैल्पी। और आपको पता चल गया होगा कि किसी बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये हमेशा क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये हमेशा पॉजिटिव होता है और एंडोथर्मिक होता है। तो बॉन्ड इंथैल्पी समझ में आ गया होगा। बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है? 1 मोल बॉन्ड लेते हैं, 1 मोल कंपाउंड लेते हैं, उसके जो बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी देना पड़ता है वही होता है बॉन्ड इंथैल्पी। जैसे सॉलिड टू कार्बन गैस, कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस, सॉलिड के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, उनके बॉन्ड को तोड़कर किस में बदल दोगे? कार्बन गैस में बदलोगे, उसको बोलेंगे बॉन्ड इंथैल्पी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कुछ रिएक्शंस गिवन होंगे, कुछ रिएक्शंस गिवन होंगे और उनका रिएक्शन की इंथैल्पी निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे ये मेरे साथ आप एक बार देख लो तो आपका काम हो जाएगा। तो इस पे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे? वो मेरे साथ देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे लिखिएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के टर्म में हम इंथैल्पी कैसे लिखते हैं? इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी का मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कोई गैस एक लिखा हुआ N2+3H2 और ये बना रहा है 2NH3 और इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताना है। गिवन क्या है? गिवन है बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2, जो कुछ गिवन है, मान लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 गिवन है, मान लो X गिवन है, Y गिवन है, किलोजूल पर मोल वो तो लगा लेना आप, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड गिवन है, NH बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड N गिवन है, HH बॉन्ड गिवन है और NH बॉन्ड गिवन है, ये Z गिवन है। अब इसको कैसे लिखा जाए? देखो आपको कभी भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी तो पहले ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये बॉन्ड बनेगा।
इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी जब भी लिखना हो तो आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रोडक्ट तो पहले रिएक्टेंट के टूटने के बाद ही तो बनेगा। ऐसा तो नहीं कि रिएक्टेंट से पहले ही प्रोडक्ट बन जाएगा। पहले रिएक्टेंट को तोड़ना है फिर प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए इसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा यहाँ पे वो होगा समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगा, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगा, माइनस होगा समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगा। तो ये आप एक लॉजिक देख सकते हो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। अगर बॉन्ड एनर्जी के टर्म में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चाहिए तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि देखो बॉन्ड पहले टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा, तो पुराने बॉन्ड को तोड़ने के बाद ही तो आप नया बॉन्ड बना रहे हो, इसलिए रिएक्टेंट माइनस क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे क्या लिखना होगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N से है, प्लस क्या होगा? H2 कितना है? 3 मोल है तो 3 टाइम्स हो, इनटू क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड होगा, माइनस क्या होगा? 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड। NH बॉन्ड यहाँ पे 3 है, अगर आप देखोगे तो 3 NH बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड ये तो लिखोगे और मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दोगे? 3 कर दोगे। 2 तो पहले से था तो 2 तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो तो करना ही पड़ेगा, और NH के बॉन्ड 3 है, NH ऐसे है ना, तीनों बॉन्ड को तोड़ोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको तो एक ही बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, एक ही NH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी दिया है, तो 3 के लिए तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करके ही निकालना। ऐसा तो नहीं है कि वो तीनों का दिया हुआ है, अगर वो लिखा होता बॉन्ड एनर्जी ऑफ 3 NH बॉन्ड तो अलग बात होता, लेकिन वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 NH बॉन्ड दिया है, इसका मतलब उसको 3 से मल्टीप्लाई, 1 NH को तोड़ने में 10 जल ला जा रहा है, 10 किलो जूल जा रहा है, तो 3 बॉन्ड को तोड़ने पे 10 10 10 3 30 जाएगा ना ऐसे, इसलिए वहां पे NH मल्टीप्लाइड बाई 3 करना होगा। अब यहाँ पे आंसर आ गया, तो देखो आंसर क्या आ गया? अगर आंसर की बात करें तो ये आ गया x आ गया, प्लस क्या आ गया? 3y आ गया, और माइनस क्या आ जाएगा? 6z हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस 6z हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करो, x प्लस 3y माइनस 6z आएगा। सिंपल सा रिएक्शन है, कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है, सिंपली आप बना सकते हो। तो बॉन्ड एनर्जी के टर्म में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना बहुत आसान होता है। प्रोडक्ट में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करो और बॉन्ड्स तोड़ के आप जोड़ दो, बस इतना ही काम करना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन देखो, ऐसा हो सकता है, ये क्वेश्चन मान लो ऐसे दिया कि बोला कि आपसे ये दिया हुआ है CH4 दिया हुआ है, CH4 यहाँ पे लिख लो, C2H4 लिख लो, पहले C2H4 लिख लो, C2H4, और यहाँ पे रिएक्शन करवाओ H2 का, और ये बना दो C2H6। ये सिंपल सा रिएक्शन गिवन है। अब ये रिएक्शन क्या है? अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C गिवन है, A स्मॉल a गिवन है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH गिवन है स्मॉल b, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C गिवन है C, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH गिवन है, ये D गिवन है, ये ABCD गिवन है। पूछ रहा है फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो क्या होगा आंसर बताओ? सबसे पहले तो इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट करनी होगी। सही है, C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6। तो पहले बॉन्डिंग बना लीजिए इसका। C2H4 के स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो, तो ये बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और C2H6 कैसे बनेगा? कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ऐसे बनेगा बॉन्डिंग। बस आपका काम हो गया,
अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। अब आपको अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या लिखिएगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिखिएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस करिएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, तो ये चारों बॉन्ड तोड़ोगे ना, CH बॉन्ड प्लस करिएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड माइनस करिएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड और प्लस करिएगा 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। बोलिए समझ में आ रहा है क्या? तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, आपका A हो गया, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 4B हो गया, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, D हो गया। बात समझ रहे होंगे आप। और माइनस क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड के लिए C हो गया और CH बॉन्ड के लिए B हो गया, तो 6B हो जाएगा। बस सर आ गया आपका, कितना आ जाएगा, A माइनस 2B माइनस C प्लस D, A माइनस 2B माइनस C प्लस D। ये बार आप चेक करना चाहो चेक कर लो। देखो आसान क्वेश्चन था ये कि C2H4 और H2 का रिएक्शन करवा के आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें डेटा गिवन होगा। मैंने डेटा नहीं दिया है, डेटा ABCD से दे दिया है जिससे आपको एक लॉजिक में सिखा सकूं, और उसके बाद सॉल्व करने के लिए आपके पास मॉड्यूल है ही, उसमें डेटा भी गिवन है ही, तो डेटा के बेसिस पे आप वहाँ पे कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ABCD करके दे रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप समझ रहे होंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल लॉजिक से काम करिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं होगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बात समझ रहे हैं सब लोग? बोलो। सर वो डी कहाँ आ रहा है, एच बॉन्डिंग कहाँ हो रही है? एच बॉन्डिंग यहाँ हो रही है ना हाइड्रोजन में, ये H2 बॉन्डिंग जो है, H2 जो मॉलिक्यूल है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, अलग से ठीक। सबको तोड़ लीजिए, चेक कर लीजिए, सबको तोड़ लीजिए। तो C2H4 का ये हो गया, H2 का ये हो गया, C2H6 का ये हो गया, तो सबको तोड़ के आप क्या करिए कि देखो बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, जैसे जैसे बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C एक हो गया, एक CH वाला हो गया, ये देखो 4 हो गए, HH वाले हो गए, सब तोड़ने पड़ेंगे आपको, ये वाले टूटेंगे, ये टूटेंगे, ये टूटेंगे, ये टूटेंगे, तो 6 CH हो गया और एक CC सिंगल हो गया। ठीक है, कभी कभी इसी में कैसे घुमा के पूछेंगे, घुमा के कुछ ज्यादा नहीं पूछेंगे, वो क्या करेंगे, इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे देंगे और किसी एक का बॉन्ड छोड़ देंगे, किसी एक का बॉन्ड एनर्जी छोड़ के पूछेंगे इसका बॉन्ड एनर्जी बताओ। जैसे मान लो इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैं दे देता और मैं बोलता कि C सिंगल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी बताओ, तो ये लॉजिक यही होता, बस यहाँ पे इक्वेट कर देते उसको और C सिंगल बॉन्ड C को X मान लेते और ये अब आराम से सॉल्व कर लेते। तो यही कर सकता है, ज्यादा कुछ नहीं करता है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करवाएगा आपसे, आपसे ये कहेगा कि इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतना है तो बताओ इसका बॉन्ड एनर्जी कितना होगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आपके पास अगर आते हैं तो उन्हें बनाया जा सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? बोलो। यस सर। समझ में आ गया ये बात? तो इस तरह से लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा, बहुत इजीली बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो आप, उसमें कहीं कोई टेंशन आपको होगा ही नहीं। तो चलो मेरे साथ एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन जेई वगैरह में है, इसी पैटर्न का है, आप एक बार जेई का क्वेश्चन देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको कुछ गिवन किया है डेटा, कुछ डेटा मैं गिवन कर रहा हूँ। पहला एक डेटा है कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस बदल रहा है और इसका इंथैल्पी दिया हुआ है डेल्टा एच, एक्स गिवन है, कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस डेल्टा एच एक्स गिवन है। उसके बाद दिया है H2 गैस है और ये 2H बना रहा है, इसका इंथैल्पी दे दिया है Y। ठीक है बेटा, इसके बाद CH4 गैस दिया है और ये बना रहा है C प्लस 4H और इसका डेल्टा H दे दिया है Z। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फाइंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फाइंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फाइंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, ये बना तो फाइंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस, और ऊपर में कुछ डेटा गिवन किया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन दिया है कि इसी तरह का एक पैटर्न पे
आपको जेई एडवांस में क्वेश्चन मिलेगा, जेई एडवांस 2010 में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, 2010-11 का क्वेश्चन है, जिसमें ऐसे ही कुछ गिवन किया हुआ था और उसमें एक बार पूछा था इसका फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी क्या होगा, और एक ऐसे क्वेश्चन और था जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो अभी जरूरत भी नहीं है अपने को, उसकी जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक दिया हुआ था, उसमें एक और क्वेश्चन था कि एक तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 मैंने पूछ लिया है, तो जेई का पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। जेई का एग्जैक्ट क्वेश्चन था कार्बन सॉलिड कार्बन गैस H2 2H, और वहां पे एक क्वेश्चन था कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ था, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ था, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ था C2H6 का। वो क्वेश्चन अभी करवा देते हैं, अभी रुक जाओ, इसको पहले आप करो, इसको आप करो, जेई वाला क्वेश्चन करवा, जेई वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है, आप करो एक बार। XYZ से करवा रहा हूँ, जेई का क्वेश्चन क्या था वो भी मैं अभी जस्ट आपके सामने रख रहा हूँ, पहले आप इसको कर लो, फिर मैं आपको जेई वाला क्वेश्चन। तो पहले तो CH4 का फॉर्मेशन लिखना चाहिए, CH4 का फॉर्मेशन लिख लो, और उसके बाद इसका फॉर्मेशन की एंथैल्पी बता दो इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी ही दिया हो, देखो सॉलिड से गैस बदला तो ये आप बॉन्ड एनर्जी ले सकते हो, कार्बन सॉलिड की बॉन्ड एनर्जी X ले सकते हो, H2 गैस से 2H बना, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़ने वाला बॉन्ड एनर्जी ले सकते हो, और CH4 में भी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटे हैं, तो इसको भी आप बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हो। तो डेल्टा H इक्वल टू XYZ दिया है, पूछ रहा है कि फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 कितना होगा, तो क्या बता पाओगे आप अभिषार? Yes, sir. ये आराम से क्वेश्चन बन जाना चाहिए। फॉर्मेशन लिखिए, और फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करिए। बताइए बेटा। So x plus 2y minus z. x प्लस 2y माइनस जेड, चलिए एक बार देख लेते हैं लास्ट में, ठीक है, एक बार देख लेते हैं ना, ओके। देखो एक बार आप लोग इसको करोगे तो सबसे पहले तो आप CH4 का फॉर्मेशन लिखोगे। तरीका क्या होगा, CH4 का फॉर्मेशन, तो CH4 का फॉर्मेशन का मतलब 1 मोल CH4 बनाना है, कैसे, उसी के प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल्स, तो कार्बन सॉलिड और प्लस H2 गैस, 2H2 गैस। तो बेटा आपको पता है अगर कार्बन सॉलिड को तोड़ोगे तो एक बॉन्ड एनर्जी कार्बन गैस बनाएंगे, 2H2 को तोड़ोगे तो 4 हाइड्रोजन बनाएंगे, और CH4 को तोड़ोगे तो C प्लस 4H बनाएंगे, यही तो करना चाहिए। अब इसका फॉर्मेशन जो निकालना है उसको क्या करोगे आप, एंथैल्पी ऑफ, और यहाँ पे लिखोगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सॉलिड लिखोगे, प्लस क्या करोगे 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड लिखोगे, और माइनस क्या करोगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड करोगे। तो ये 4 CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी गिवन है ना, ये देखो तो 4 CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी गिवन है क्या, चारों को तोड़कर जेड दिया है, इसका मतलब चारों की बॉन्ड एनर्जी गिवन है, ये चारों की बॉन्ड एनर्जी वो गिवन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा X हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा जेड। तो चारों की बॉन्ड एनर्जी गिवन है ना, देखो यहाँ पे CH4 को तोड़ा है तो कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, मतलब चारों की बॉन्ड एनर्जी कितनी दी हुई है, जेड दी हुई है, चारों हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, जेड दी हुई है। तो भाई ये तो क्वेश्चन वैसे ही हुआ नहीं हुआ, देखो एक बार, ये वैसे ही हुआ ना, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, ये समझ रहे हो क्या? Yes, sir. तो ये ऐसे क्वेश्चन भी देगा तो बनाया जा सकता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन जेई का पैटर्न का क्वेश्चन है, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। हम डेटा नहीं देंगे, डेटा आप अपने मॉड्यूल से कलेक्ट कर लीजिएगा, मॉड्यूल में आपको डेटा में मिल जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा कुछ गिवन है, गिवन ये है, उसने कहा कि सॉलिड जो है सी सॉलिड है, एक सी गैस में बदल रहा है, ये ऐसे डेटा गिवन था, तो ये डेल्टा एच मान लीजिए पी है, और फिर दिया है H2 गैस जो है वो 2 हाइड्रोजन बना रहा है, इसका डेल्टा एच दिया है क्यू। फिर उसके बाद कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड
CH बॉन्ड ये दिया है, X दिया हुआ है, X दिया है, और कह रहा है कि इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 इज, ये आपका Z दिया हुआ है, तो पूछ रहा है, या Y मान लो, XY मान लो, is Y, then find bond energy, of CC bond is, CC बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बतानी है। करो तो एक बार, ये क्वेश्चन दिया हुआ, यही जेई एडवांस का क्वेश्चन था, बट उसमें डेटा गिवन था, हमने डेटा नहीं दिया, बस इतना ही का फर्क है, अलग और कोई फर्क नहीं है। तो C2H6 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है, जब कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस के लिए डेल्टा H P है, हाइड्रोजन गैस से 2H बनने के लिए डेल्टा H Q है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड X है, तो बताओ C2H6 में कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी कितना होगा। इसे जज करें, समझें और बताएं क्या होना चाहिए आंसर। सभी लोग करें, जज करें और फिर इसका आंसर बताएं। कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस डेल्टा H P है, हाइड्रोजन गैस से 2H बन रहा है, डेल्टा H Q है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड X है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 Y है, तो बताओ CC बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, पहले C2H6 का फॉर्मेशन लिखोगे, उसके बाद अब प्लस माइनस जो करना है वो करो आप, बस, और क्या है इसमें, कोई मेहनत थोड़ी ना है। बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आ गया तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। थर्मोकेमिस्ट्री का सबसे आसान टर्म यही है कि बॉन्ड एनर्जी गिवन हो और आपसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा। और आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेईई मेन में भी यहीं से आता है और जेईई एडवांस में भी आ ही जाता है। तो जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिन्हें आपको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए एक बार देख लीजिए, आप लोग अपने हिसाब से बताइए मुझे क्या होगा, ये मुझे समझाइए। 2p minus 2q minus y 2p minus 2q minus y. So 2p plus 3q minus y is equal to 4. ऐसे कुछ Yes, sir. 3q तो आना ही चाहिए, 3H2 बनेगा ना, तो 3q Yes, sir. तो आना ही चाहिए ना, 3q तो आएगा ही आएगा। अब में 2q क्यों आ रहा है, 2H2 से थोड़ी ना C2H6 बन जाएगा। So 2p plus 3q minus y. यस वही होगा ही, सही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। C2H6 का फॉर्मेशन पहले लिखो, कैसे होगा, 1 मोल C2H6 बनेगा, उसके प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल से, ये हम जानते हैं, ये आपने पढ़ रखा है, तो इसी लॉजिक को क्वेश्चन से बनाने, इसी से बनाने की कोशिश करो। 1 मोल C2H6 बनेगा कैसे, उसके प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल से, तो 2C सॉलिड और साथ में होगा 3H2 गैस, ये हो गया C2H6 गैस। अब यहाँ पे लिखिएगा क्या, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसका इज इक्वल टू होगा 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, और माइनस क्या करोगे, C2H6 का स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो C2H6 का स्ट्रक्चर बना लो पहले, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड और प्लस क्या होगा 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड होगा, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C बॉन्ड 2p हो जाएगा और प्लस 3q हो जाएगा, और माइनस क्या होगा बेटा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड निकालना है तो x लिख लो, इसको x क्या लिखोगे, सब नॉन ही दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से लिख लो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC ही लिखो, और इसके बाद 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड कितना दिया, x दिया है, x से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2p प्लस 3q, ये कितना आ जाएगा 2p प्लस 3q, और माइनस हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC, और माइनस हो जाएगा 6x हो जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC जो होगा वो आ जाएगा 2p, अच्छा यहाँ पे y भी तो है ना, ये y के बराबर है ना, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC जो होगा वो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा y, इधर ले, तो 2p प्लस 3q माइनस 6x और माइनस y,
यही आंसर होगा कि नहीं होगा बताओ। 2p + 3q - 6x - y चेक करो तो एक बार। अगर आपको डाउट लगता है तो पूछ सकते हो आप। ये जेईई एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन, 2013 का क्वेश्चन है, 2013 ऐसे ही कुछ होगा, 2011 या 2013 का होगा, मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन डेटा मैंने नहीं दिया बस, और कुछ नहीं है अंतर। लगभग आपको मैंने पूरी चीजें दी है, आप उसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, ओके, sir. ठीक है, ये लिख लो आप। अब इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ था, जेईई मेंस में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रखता हूँ, आप पहले इसको लिख लो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लो, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लो। बॉन्ड एनर्जी के टर्म में अगर आपको रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है तो इससे आसान कुछ नहीं होता, ये समझ लो। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट करना है। ये हमेशा सही है और सत्य है, और इसी पे आपको क्वेश्चन को बनाना होता है। तो आपको दिक्कत होगा नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो बहुत इजीली आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, बना पाओगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन जेईई मेन का था। जेईई मेन ने ऐसे पूछा उस क्वेश्चन को, जेईई मेन ने पूछा था कि एक CH4 है और एक आपका C2H6 है, इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी उसने दी हुई थी। बोला था कि CH4 का बॉन्ड एंथैल्पी है और C2H6 का बॉन्ड एंथैल्पी कुछ दिया हुआ है। तो उसमें बोल रहा था सीसी बॉन्ड के लिए वेवलेंथ पूछ रहा था। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि गिवन क्या है, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। हो सकता है डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मैं मानता हूँ डेटा हो सकता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं उसके लिए। जैसे दिखाया हुआ है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH4 जी, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH4, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH4 and C2H6 are 80 and 240 kilojule per mole, 240 kilojule per mole respectively. Then find the wavelength of carbon single bond carbon bond का बॉन्ड वेवलेंथ बताना है। सोचो समझो बताओ। बताइए आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को सोचो थोड़ा तुम लोग, ये आसान है। ऐसे वेवलेंथ पूछ दिया है, यहाँ पे देख रहे हो। तो पहले तो सीसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी चाहिए, उसके बाद ही तो वेवलेंथ निकाल पाओगे, ऐसे कैसे निकलेगा वेवलेंथ।
वेवलेंथ निकालने के लिए भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। पहले वेवलेंथ निकालने के लिए आपको बॉन्ड एनर्जी ऑफ सीसी बॉन्ड चाहिए, उसके बाद उसका वेवलेंथ। ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन, जेई मेन में आया हुआ है कि CH4 की बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी और C2H6 की बॉन्ड एंथैल्पी गिवन था। तो पूछा था कि ये इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितना होगा। वेवलेंथ पूछा, मतलब बॉन्ड एनर्जी के बिना वेवलेंथ कैसे आएगा, आ ही नहीं पाएगा। सर ऑप्शन क्या कहते हैं, आप बता सकते हैं? ऑप्शन मतलब कुछ 10 के पावर समथिंग में था पावर में, तो मैं ऑप्शन मुझे भी याद नहीं है। ऑप्शन में मतलब तुम्हें क्या चाहिए, ऑप्शन में क्या चाहिए, एंगस्ट्रॉम में चाहिए से वेवलेंथ का 10 के पावर समथिंग में था, मीटर में था वेवलेंथ। 10 के पावर -25, 26, 10 के पावर -23 ऐसे। फिर तुम लोग सोचो। सर मैं प्रोसीजर बताऊं? हाँ प्रोसीजर बताओ। तो जैसे बॉन्ड एंथैल्पी 120 किलो जूल आ जा रही है। अच्छा 120 किलो जूल आ रही, ठीक है, तो उसके बाद 120। और फिर हम सर ये जो एनर्जी होगी ये उसके पास वेलोसिटी के फॉर्म में होगी। ये ठीक है, एनर्जी जो होगी वो वेलोसिटी के फॉर्म में होगी। उसके बाद काइनेटिक है तो हम लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √/2 इनटू मास इनटू काइनेटिक एनर्जी करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ को निकाल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ ही नहीं रहे, हम इंसिडेंट वेवलेंथ पूछ रहे हैं। मतलब ये जो बॉन्ड एनर्जी है वो फोटोन इमिशन में काम में आएगा। से आपको जानते हो फोटोन इमिशन, जैसे आप क्वांटम में ये लगा सकते हो आप, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाला ये हम ये यूज करना चाह रहे हैं। जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपका यूज हो रहा है फोटोन के लिए, फोटोन के लिए, फॉर फोटोन। जिस बॉन्ड एनर्जी सर यूज, वेवलेंथ ऑफ फोटोन बतानी है फिर यानी। हाँ फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं लिखा है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो नहीं ले सकते ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो लिखा नहीं है, तो अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं लिखा है तो काइनेटिक एनर्जी तो ले नहीं सकते आप। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बेसिस पे ना काइनेटिक एनर्जी लेते हैं आप। यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी का कोई संभावना ही नहीं दिख रहा है मुझे। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का कोई संभावना नहीं दिख रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो आप नहीं लोगे। क्या ले सकते हो आप जो ले सकते हो यहाँ पे वो फोटोन ले सकते हो। तो फोटोन के लिए ये आपकी एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी मान लो फॉर फोटोन। वेवलेंथ ऑफ सीसी बॉन्ड मैंने जो पूछा है वो मतलब इसका फोटोन से रिलेशन है, किससे रिलेशन है, फोटोन से। तो hc/λ लगा सकते हो आप। अब ये hc/λ लगाओगे तो hc/λ बॉन्ड एनर्जी को hc/λ का हो, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा, hc बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा। तो यस सर। हाँ, तो ये लॉजिक सही होगा, ये सही होगा। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर इट इज यूज फॉर फोटोन लिख लो आप ऐसे। अगर आपको दिक्कत है, पूरा लैंग्वेज मैंने लिखा नहीं है ना इसलिए दिक्कत है। डी ब्रोगली वेवलेंथ भी नहीं लिखा है, ये भी बात है। आप जो मुझे बता रहे हो वो डी ब्रोगली वेवलेंथ बता रहे हैं, और मैंने ये भी नहीं बोला ये बॉन्ड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगा। तो फॉर फोटोन के लिख लो, फोटोन के लिए बता दीजिए आप, बॉन्ड एनर्जी को फोटोन के लिए बता दीजिए आप। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, hc/λ होता है। फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ होती है। तो ये फोटोन के लिए बता दीजिए आप, फॉर फोटोन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे आसान बहुत है, कुछ टफ नहीं है। आप जितना सोच रहे हो उतना टफ नहीं है ये। पहले तो आपने जो निकाला वो सही निकाला कि आपका 120 किलो जूल पर मोल आ गया, 120 किलो जूल पर मोल आ गया एनर्जी। और ये एनर्जी किसमें यूज हो गया, फोटोन में। तो फोटोन का वेवलेंथ क्या है ये पूछ रहा है आपको, ठीक है। अब बताइएगा, अब बताइएगा कोई नहीं, कुछ सा बताओगे। यस सर। सर कैलकुलेशन बहुत है सर वो। कैलकुलेशन बहुत कम है, देखो कैलकुलेशन आसान कैसे किया जाता है ये मेरे साथ। हम तो ऑप्शन दे के बताते हैं लेकिन अब इतना कैलकुलेशन। कम कैलकुलेशन से बता देते हैं थोड़ा, देखो मेरे साथ देखो थोड़ा सा। देखो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये सीखा है कि 4 CH की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, 80 दी हुई है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, इसका सॉल्यूशन देखेंगे।
सभी लोग देखें थोड़ा सा, इसको जल्दी कैसे बना सकते हो वो भी देखें। 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इज इक्वल टू 80 हो गया। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड कितना हो जाएगा तुम्हारा, 20 किलो जूल पर मोल। ये सब लोग निकाल रहे हैं, ये मुझे पता है, ये सब लोग निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे C2H6 लिखा है, तो C2H6 में क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC हो जाएगा, और प्लस इंटू 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH हो जाएगा। और ये कितना दिया है, 240। तो यहाँ पे मान लो इसको x मान लो, तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 20 हो जाएगा, निकाले हो CH का 240। ये सब लोगों ने सही निकाला है, x इक्वल टू 120 किलो जूल पर मोल। देखो अब ये आपका बॉन्ड एनर्जी हुआ। अब ये बॉन्ड एनर्जी जो 120 किलो जूल पर मोल तुम्हारा हुआ, इस 120 को क्या करो, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लो। आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलता है, 96.5 किलो जूल पर मोल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये कहीं पढ़ा है आपने क्या, 96.5 किलो जूल पर मोल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। इसको आप चेक भी कर सकते हो। किलो जूल का मतलब तुम्हारा कितना होता है, जूल में बदलोगे तो 10 पावर 3, और मोल को बदलोगे तो 6.022 इंटू 10 पावर 23। अगर आप उसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करा लीजिए। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने से तुमको फायदा मिल जाएगा, बस और कोई दिक्कत नहीं है। आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लो। देखो 120 10 पावर 3 और 6.022 इंटू 10 पावर 23, और इसको डिवाइड कितने से करोगे, 1.6 इंटू 10 पावर -19 से। ये भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसे करोगे तभी ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेगा। देखो 120 हो गया, ये 10 के पावर 3 तो रहेगा ही, और ये आपका 10 के पावर 3, और ये आ गया, तो 10 के पावर 3 रहने दो, और ये 19 से 4 हो गया, तो 10 के पावर 4 हो जाएगा, और ये 9.6 हो जाएगा, 9.6 के आसपास हो जाएगा, 1696 9.6 होता है। तो बस हो गया। अब आप इसको देख रहे हो कि 10 के पावर 7 हो जाएगा है ना, और ये 9.6 हो गया, ऐसा होगा नहीं, ये -4 होगा ना यार, ये -4 होगा ना, ऊपर जाएगा तो -4 होगा ना। ये देखो आ गया कि नहीं आ गया, 120/96 हो गया कि नहीं हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 96.5 एग्जैक्ट होता है, 96 लेते हैं हम लोग, 96 ले लो, 96 किलो जूल पर मोल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इससे फायदा आपको बहुत मिल जाएगा ना, आप डायरेक्ट किलो जूल पर मोल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एंट्री ले लीजिएगा। अब आप चेक कर लीजिए, वेरीफाई भी कर दिया मैंने कि 120/96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 1 किलो जूल पर मोल, 1 किलो जूल पर मोल 1/96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दीजिए, 120/96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब आपको ज्यादा नहीं करना है, लेमडा इक्वल टू आप जानते हो कि 12,400 बटे में एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, पढ़ा हुआ है आपका। तो ये आ गया 12,400, और बस 120 कर दो और 96 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। देखो ज्यादा कहाँ मेहनत किया आपने, 4 से 3 बार में काटिए, 4 से 3 बार में, और ये 310 हो गया, 310 और 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 32 हो गया। 31 32 मल्टीप्लाई नहीं होता है, 31 32 10 मल्टीप्लाई करके एंगस्ट्रॉम में आंसर बता दीजिए बस। 31 32 मल्टीप्लाई होगा तो 31 दूनी 62, 31 तिया 93, 93 और 6 99, 6 99 मतलब 992, और मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10 पावर -10 मीटर। अब इसी को आपको सॉल्व करना था, तो ये आंसर था 9.92 इंटू 10 पावर -9, और 2 माइनस और कर दो, 10 पावर -7 मीटर, आंसर हो गया। ये आंसर ऑप्शन में था, यही आंसर टिक करना था बस। कितना ज्यादा कैलकुलेशन लग गया भाई। और ये जेई मेन आपके मॉड्यूल में गिवन है, तो आप एक बार मॉड्यूल में देख लेना, डेटा भी देख लेना, ऑप्शन भी देख लेना। मुझे ऑप्शन याद नहीं था तो मैंने ऑप्शन लिखा नहीं, और मैं कैलकुलेशन तुरंत कर नहीं पा रहा था, इतना बड़ा तभी कैलकुलेशन था। लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में आप जो कह रहे थे कि सर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कहाँ है बताओ। आप 1 किलो जूल सर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं किए थे ना, तब फंस गए थे वहां बहुत। तो आपने क्या होगा, एक्सी बाई लेमडा, एच को रखा होगा 6.626 10 के पावर हाँ हाँ -4, सर। फिर 3 इंटू 10 पावर 8, और ये भी जूल में नहीं है डायरेक्ट, इस किलो जूल पर मोल में है, पर मोल दिया है, तो इसको पहले तो आपको पर मोल हटाना पड़ेगा, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 भी लेना पड़ेगा। तो ये अच्छा है, उपाय यही है, 1 किलो जूल पर मोल को 1/96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपका एनर्जी निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ वेवलेंथ आपने पढ़ा होगा 12,400 बटे में एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे क्या होगा, जल्दी बन जाएगा। आपका आंसर आ गया 9.92 इंटू 10 पावर -7 मीटर। ये ऑप्शन में गिवन था, आंसर टिक करके आप बढ़ जाते आगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये बात।
तो Yes, sir. ये इस तरह से क्वेश्चन बनाइए, ये याद करिए, कुछ डेटा याद कर लेना चाहिए। कुछ डेटा याद करने से आपको क्या होगा ना, कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है बस, और कोई फायदा नहीं होता है। देखो ऐसे भी लेंदी मेथड से हम कैलकुलेशन तो कर ही लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि आप लेंदी मेथड से कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि लेंदी मेथड से आप कैलकुलेशन नहीं कर, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कत थोड़ा टाइम लग जाता है बस। टाइम बचाने के लिए कुछ चीजें याद कर लेनी चाहिए, जैसे मान लो किलोजूल पर मोल, 96 किलोजूल पर मोल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद हो गया, अपने जल्दी हो गया काम। उसके बाद मुझे ये याद है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वेवलेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, 12400 बटे में एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लेमडा निकल जाता है या नहीं। तो जो भी लेमडा कभी भी पूछे जाए, तो लेमडा अगर डी ब्रोगली लिखा है तभी आप अभिसार वो फॉर्मूला लगाइए, अन्यथा मत लगाइए। डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखा होगा तभी, अन्यथा सब फोटोन की ही वेवलेंथ होती है फिर, क्योंकि जो भी वेवलेंथ होता है वो सब फोटोन का होता है, और सबके लिए फॉर्मूला एक ही जगह से वैलिड है, 12400 बटे में एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12400 बटे में एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही सत्य है, और इसी फॉर्मूला से आपको हमेशा क्वेश्चन को करना होता है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आपसे कुछ और बातें यहाँ पे कहता है कि द बॉन्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कह देता फिर कि इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए अगर बात होती तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता ना, ऐसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। ये बॉन्ड एनर्जी जो दिया है ना, वो फोटोन के लिए दिया हुआ है, फोटोन के लिए दिया है, तो फोटोन के लिए वेवलेंथ निकालेंगे। जब तक डी ब्रोगली वेवलेंथ ना लिखा हो तब तक आप वो फॉर्मूला यूज नहीं करिएगा। ओके, Okay, sir. चलिए ये बातें हो गई, और इससे आपका क्वेश्चन बन गया, जेई मेन भी आप समझ गए और जेई एडवांस के क्वेश्चन भी समझ गए। और आपको एक सिंपल मेथड से एक बात समझ लीजिए, सुन लीजिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड दे रहा है तो इंथैल्पी समेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट करिए, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके क्वेश्चन को बनाइए, गलत कभी नहीं होगा। और आसान आसान क्वेश्चन जेई मेन के अंदर आए हुए हैं, और आप मान लीजिए 2021 जो भी आपके कमिंग एग्जाम्स चलने वाले हैं, होने वाले हैं, जब भी होंगे, उन एग्जाम्स में भी आप ये मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी से आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर क्वेश्चन आता है और वो थर्मोकेमिस्ट्री का आता है, अगर मान लो अगर वो थर्मोकेमिस्ट्री का आता है, तो बॉन्ड एनर्जी एक लॉजिक दे के जाएगा आपको, बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी आप ले सकते हो। समझ रहे हो क्या? बॉन्ड एनर्जी की पूरी पॉसिबिलिटी ही क्वेश्चंस में आने की संभावना रहेगी, और एडवांस के अंदर भी आपको बॉन्ड एनर्जी से क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आपको ये जरूर ध्यान रखना ही चाहिए। चलिए फिर आगे की बात करते हैं। पिछले क्लास में मैंने बोला था कि आपको ये हेडिंग पढ़ाने के बाद नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ाऊंगा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग एक क्लास दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद सब डेफिनेशन वाला पार्ट है, ये मेन हेडिंग है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो पहले तो हम मेन हेडिंग कर लें, मेन हेडिंग कर लें, तो फिर हम आगे की बात आपसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हेडिंग है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो न्यूट्रलाइजेशन शब्द से ही समझ में आता है कि एसिड बेस रिएक्शन हुआ होगा और वो न्यूट्रलाइज हुआ होगा। न्यूट्रलाइजेशन शब्द क्या कहलाता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, और सॉल्ट प्लस वाटर बनना ही इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन शब्द कहलाता है। और क्या मतलब होगा न्यूट्रलाइजेशन का? मतलब क्या होता है कि जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ये सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन ये दिया जाता है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन लोग ऐसे देते हैं कि अगर एक मोल, जैसे आप यहाँ पे लेते हो H प्लस लेते हो, एसिड का मतलब क्या होता है H प्लस, और बेस का मतलब क्या होता है OH माइनस, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, वाटर, है या नहीं? H प्लस प्लस OH माइनस गिव वाटर। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन का बड़ा बढ़िया डेफिनेशन दिखता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, एसिड और बेस के रिएक्शन से होना चाहिए। उसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 1 मोल वाटर बनना चाहिए, कैसे? 1 मोल वाटर बनना चाहिए कैसे? उसके एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से। तो ये डेफिनेशन ही मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपको एक ही डेफिनेशन लिखवाऊंगा, क्योंकि एक ही डेफिनेशन अपने क्वेश्चन को बनाने में मदद करता है। ये लिखिएगा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में लिखना है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when the formation of 1 mole of water, the amount of energy released। मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन परफेक्ट है। अमाउंट ऑफ एनर्जी
released for formation of 1 mole of water. For formation of 1 mole of water. वाटर के 1 मोल का फॉर्मेशन. For formation of 1 mole of water when acid and base reacts and formation of 1 mole of water on reaction with acid and base. On reaction with acid and base. 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन एसिड और बेस के रिएक्शन से जब होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ. ये परफेक्ट डेफिनेशन बैठता है. ऐसे डेफिनेशन और भी बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के साथ कंप्लीट न्यूट्रलाइज होता है तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन ज्यादा परफेक्ट है कि 1 मोल वाटर बनाना है उसके एसिड और बेस के रिएक्शन से. 1 मोल वाटर 2 मोल वाटर बनाएंगे तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा. 1 मोल वाटर से इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सब जाता है. अगर आप 2 मोल वाटर बनाएंगे ना तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डबल हो जाएगा. बस इतना ही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 मोल वाटर के फॉर्मेशन से डिफाइन किया जाता है. अगर आपने 2 बना दिया तो न्यूट्रलाइजेशन डबल हो जाएगा. 3 बना दिया वाटर तो ट्रिपल हो जाएगा. ऐसे ऐसे ये कहने का मतलब मेरा सेंस ये है. सेंस मेरा यही है. The amount of energy released for formation of 1 mole of water on reaction with acid and base. The perfect definition of neutralization. Okay? चलिए ये डेफिनेशन ज्यादा आपको मदद करता है मेरे हिसाब से, इसीलिए मैंने आपको ये डेफिनेशन लिखवाया है. चलिए अब आइए थोड़ा सा देखते हैं. जब कभी भी जैसे मान लो HCl और NaOH है, HCl प्लस NaOH लिया आपने तो क्या बनाएगा ये? आप कहोगे सर ये NaCl प्लस वाटर बनाएगा क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है H प्लस प्लस Cl माइनस और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है Na प्लस प्लस OH. और ये जो है ना NaCl एक सॉल्ट है तो Na प्लस प्लस Cl माइनस और वाटर तो डिकम्पोज होता नहीं है तो वाटर जैसे वैसे रहेगा. अब ये देखो Na प्लस ने Na प्लस को खत्म कर दिया, Cl माइनस ने Cl माइनस को खत्म कर दिया. इस तरह से आपका क्या बनाइए H प्लस और OH माइनस मिलकर ये क्या बनाए? वाटर बनाए. H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाए? वाटर बनाए. तो इसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. देखो अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा फिक्स होता है और वो कितना होता है? 13.7 किलो कैलोरी पर मोल. Enthalpy of standard enthalpy of neutralization for strong acid and strong base is always equal to minus 13.7 kilocalorie per mole और minus 57.1 किलोजूल पर मोल. ये शायद आपको याद होगा, ये बच्चों को याद रहता है. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. यहाँ पे क्या लिखना है आपको? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ, ये मेरे साथ बहुत अच्छे से समझ लो तो आपका काम हो जाएगा. बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में जो दिए हैं वो बन जाएंगे. द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस is always equal to minus 13.7 किलो कैलोरी पर मोल और minus 57.1 किलो जूल पर मोल. अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स होता है. कितना होता है वो? minus 13.7 किलो कैलोरी पर मोल और कितना होता है? minus 57.1 किलो जूल पर मोल. Enthalpy of neutralization for strong acid and strong base is always equal to minus 13.7 kilocalorie per mole और minus 57.1 kilojoule per mole. बात समझ में आ रहा है बेटा? ये जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ मैं. जैसे मान लो HCl है और NaOH है और ये बन रहा है वाटर. सपोज करो तो इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो कितना होगा? 57.1 किलोजूल पर मोल. ये होगा न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो कितना होगा बेटा? 57 पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन होगा माइनस 57.1 किलोजूल पर मोल या फिर माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल. ये होगा. समझ में आ रहा है क्या? ये बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो अब कोई क्वेश्चन कहेगा नहीं भाई तुम देखो थोड़ा इसको देखो तो H2SO4 है और साथ में 2 NaOH है और यहाँ पे बन रहा है 2H2O और सॉल्ट बन रहा है. तो सॉल्ट बनाने का कोई मतलब भी नहीं है.
तो बताओ यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा, बताओगे? यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा? 57.1 होगा या 57.1 का ट्वाइस होगा? बस इतना जवाब दे दो बस। 57.1 होगा, 57.1 का ट्वाइस होगा। हाँ? बस इतना बता दो कि 57.1 ही होगा या उसका ट्वाइस होगा? ट्वाइस होगा ना। देखो तो सही, यहाँ 2 वाटर, अभी तो मैंने बोला था कि अगर आपका 1 मोल वाटर बन रहा है तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.1 होगा, लेकिन अगर 2 वाटर बना दिए आप तो कितना हो जाएगा? 57.1 का ट्वाइस होगा ना बेटा, माइनस 57.1 का ट्वाइस, ये कितना होगा? ये आएगा 114.2 किलो जूल और पर मोल आएगा। और अगर ये मान लो ये कैलोरी में होता तो कितना होता? माइनस 13.7 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा? माइनस 27.2। बोलो भाई, ये बात नहीं समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये बात सही बच्चों को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। है ना? देखो 1 मोल वाटर बना रहे हो आप, 1 मोल वाटर से 57.1 होता है भाई। 2 मोल वाटर बनाओगे तो ज्यादा होगा कि नहीं? डबल होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात है। अभी मैंने इसलिए डेफिनेशन बहुत सटीक लिखवाया है आपको कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको कहा गया कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन। 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन अगर उसके H+ और OH- से हो रहा है, H+ और OH- से हो रहा है, तो उस शब्द का नाम इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा। इसी के बारे में मैंने अभी बोला आपसे। क्या मैंने यही बोला? समझ में आया बात? अब इसी पे एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे मान लो KOH दे देगा और H2SO4 दे दिया, KOH दे दिया, HCl दे दिया। एक एग्जाम्पल और देखो, इसी पे एक क्वेश्चन और आता है जिसको आपको समझने की बहुत जरूरत है। समझेंगे तो क्वेश्चन बनाएंगे भी और बनेगा भी, उसका टेंशन नहीं है अपने को। देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जब यहाँ पे लिखा है HCl का दिया हुआ है यहाँ पे और 200 ml लिखा हुआ है और इसका दिया है और 2m कंसंट्रेशन दिया हुआ है, 2m कंसंट्रेशन, और इसमें KOH मिला दिया गया। इसमें दिया हुआ है ले लो 400 ml ले लो, 400 ml मत लो, 300 ml ले लो, 300 ml ले लो और इसका कंसंट्रेशन ले लो वो 2m ही ले लो, 2m कंसंट्रेशन। तो पूछ रहा है कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, कितना होगा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? बताओगे आप लोग क्या? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा? डेल्टा H0 ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज व्हाट? ये क्वेश्चन दिया हुआ कि HCl 200 ml, 2m HCl is mixed with 300 ml, 2m concentration of KOH, then find enthalpy of neutralization of HCl and KOH। बताओगे क्या? तो देखो अभी तक सबने आपको सिखाया 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन से 57.1 होता है भाई। तो अब इसमें कितना मोल बन रहा है वाटर तुम लोग देख लो और उसके हिसाब से मुझे आंसर बता दो। कितना मोल वाटर बन रहा है ये देख लो, आप उसके हिसाब से मुझे आंसर बता दो। तो मेरे हिसाब, पहले मेरे साथ ही देख लो आप, शायद आप इस लॉजिक को समझने के लिए पहले मुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा आपको। तो जाकर इस पे आपको इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा आपको आपके मॉड्यूल में। तो यहाँ सॉल्यूशन मेरे साथ देखो, जब HCl KOH के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है, बात साइड प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं अपने को। सॉल्ट बनता है वो कैंसिल हो जाएगा यार। HCl का मोल कितना आ गया? आप कहोगे सर 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 आएगा सर, 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 आएगा। तो कितना आ गया? 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइड 1000 भी कर लो तो 0.4 मोल आ गया। इसका कितना आएगा? 300 मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइड 1000 भी कर लो, 0.6 आएगा। अब इन दोनों में देखो लिमिटिंग कौन है? देखो बेटा इन दोनों में लिमिटिंग कौन है? इन दोनों में लिमिटिंग कौन है बेटा ये देख लो, तो आपको लॉजिकल क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट जो कम अमाउंट में है वही होता है। तो भाई लिमिटिंग रिएजेंट तो ये है। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो 1 मोल HCl से 1 मोल वाटर है तो 0.4 से कितना बनेगा बेटा? 0.4 मोल वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा? और 1 मोल वाटर बनने से कितना एनर्जी रिलीज होता है? 57.1 किलो जूल पर मोल। तो 0.4 से कितना होगा बेटा? माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल। इससे कितना आंसर आ जाएगा? इससे आंसर आ जाएगा आपका 4 हो गया, 7 चौ 28 का 8 हो गया, 5 चौ के 20 तो 22 हो गया। ये 22.84 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज, 22.84 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगा। एक बात अगर आपको समझ में आ गया
तो देख लो, समझ लो, अगर आप किसी को डाउट है तो आप पूछो। अभी मैंने जब जो बोला है वही बताया है बेटा। HCl और KOH लिया आपने और इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपसे पूछ दिया है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 मोल का कितना होता है 57.1, और यहाँ पे वाटर बना कितना 0.4 मोल। 0.4 मोल बना तो 0.4 को मल्टीप्लाई करोगे तभी ना आंसर आएगा यार। 22.84 बनेगा, 84 किलो जूल पर मोल बनेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो तो। यस सर। ये बात समझ में आ रहा है? लिमिटिंग Yes, sir. रिएजेंट Yes, sir. बना दिया मैंने। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देता है, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ कि HCl और KOH दिया है और उसका कुछ कंसंट्रेशन वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोल निकाल लीजिए। मोल से लिमिटिंग रीजन निकलता है, लिमिटिंग रीजन से भाई मोल निकालो वाटर का। 1 मोल वाटर के लिए इतना है, तो इतना मोल वाटर के लिए कितना होगा ये आप समझते हो, तो बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो आप, तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, इसमें दिया हुआ है 200 ml और 2 m दिया हुआ है, और NaOH कितना दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है यहाँ पे 300 ml ले लो और ये 3m ले लो। अब इन दोनों को मिक्स किया गया, मिक्स टुगेदर ना, मिक्स टुगेदर, मिक्स टुगेदर। अब क्या कह रहा है, कह ये रहा है इन दोनों को मिक्स करने से, और बताइए फाइंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फाइंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बताओ तो इसको, दोनों को मिक्स करके पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा, तो बताओ कि कितना आएगा। 200 ml 2m H2SO4 और 300 ml 3m NaOH मिक्स टुगेदर, फाइंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये आज के लास्ट क्वेश्चन का पार्ट है। नेक्स्ट क्लास इसके आगे और बातें करेंगे, मतलब एक क्लास और लग ही जाएगा लग रहा है। एक क्लास, वो अगले क्लास डेफिनेशन का पार्ट है, और न्यूट्रलाइजेशन से भी थोड़ी बातें और है जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए, और नेक्स्ट क्लास जब हम आएंगे तो हम लोग इसका डेफिनेशन वाला और पार्ट कंप्लीट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन की थोड़ी सी पार्ट और कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये खत्म करेंगे हम, और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स शुरू करते हैं। अब आप पूरा थर्मोडायनेमिक्स लगभग बना सकते हो, पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत थोड़ा बहुत ही बच गया है, मैक्सिमम पार्ट मैंने लगभग कंप्लीट कर ही दिया है। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट कर देंगे तो आपका पूरा थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि टाइम बचेगा अगले क्लास में मेरे पास, तो हम केमिकल काइनेटिक भी शुरू कर देंगे अगले क्लास में। अगले क्लास मतलब मंडे को क्लास में। चलो इसका आंसर क्या आएगा बताओगे? इसका आंसर बता दो जल्दी जल्दी। सर 45.68। 45.68 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग ना, एक बार लास्ट क्वेश्चन चेक करके फिर आज का क्लास यहीं पे हो जाएगा। 45.68 अभिसार का आंसर है। श्रिया तुम्हारा आंसर यस सर, यही आ रहा है। 55 माइनस में सर। 45.68. माइनस तो होगा ही, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, उसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आइए तो एक बार देख लेते हैं। बच्चे ऐसे इसको बनाएंगे, बच्चों को बनाने का तरीका ऐसा होगा कि H2SO4 लेंगे और प्लस NaOH लेंगे, तो यहाँ पे आपका ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे इसको निकाल दो तो 2H प्लस हो जाएगा, ये OH माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2H2 बना रहे हैं, 2H2 तो 2 OH माइनस लिए होंगे। अगर आप 2H2 बना रहे होंगे तो 2 OH माइनस लिए होंगे, ऐसे ही लिए होंगे शायद, नहीं? और नहीं तो फिर और उपाय है, नहीं तो और उपाय है कि नहीं है? नहीं तो हाफ H प्लस कर दीजिए, 1/2 H2SO4 कर दीजिए। बोलो बेटा, नहीं इससे बना लीजिए, ऐसे बना, जैसे मन आपका है। तो मोल कितना आएगा बताओ, इसका मोल कितना आएगा? आप कहोगे सर इसका मोल आएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 बटे में 1000, और इससे कितना आएगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 3 बटे में 1000, ये कितना आ गया 0.4, ये कितना आ गया 0.9। दोनों में लिमिटिंग कौन होगा? H2SO4 लिमिटिंग होगा, दोनों में लिमिटिंग कौन होगा? H2SO4 ना, H2SO4 ना, क्लियर ना? ऐसे बना लो इसको पूरा रिएक्शन ऐसे लिखिएगा। अभी ठीक है, अभी रिएक्शन सही कर लेते हैं, ज्यादा ऐसे बना लो रिएक्शन। 2H2 बनेगा कि नहीं ये बताओगे? 2H2 सिर्फ H2 बनाओगे?
ये 2H2O बनेगा कि नहीं? यस सर 2NaOH और 2NaOH के साथ, और उसके बाद ये खत्म है। ये कितना आ गया, मोल कितना आ जाएगा इसका? इसका मोल कितना आएगा? इसका मोल आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 200 और बटे में 1000। इसका मोल कितना आएगा? 300 मल्टीप्लाई बाई 3 और बटे में 1000। ये 0.4, ये 0.9। तो मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करते हैं तो तब भी ये H2SO4 से 1 मोल H2SO4 से 2 मोल वाटर बन रहा है। 0.4 से कितना बनेगा? 0.8 मोल। और 1 मोल का न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है? 57.1। 0.8 मल्टीप्लाई बाई 57.1 करिएगा किलोजूल पर मोल। बोलो होगा कि नहीं होगा? 0.8 इंटू 57.1 बोलो बेटा। तो इससे कितना आ जाएगा तुम्हारा? इससे आ जाएगा 8 से 56 और 8 बचे 40, 45.68 किलोजूल पर मोल आंसर आएगा। चेक करो तो यही आंसर आएगा ना। H2SO4 प्लस 2NaOH 2H2O 0.8 मोल बना दिया। 1 मोल वाटर का कितना आता है? 57.1। 0.8 मोल का कितना आएगा? 0.8 इंटू 57.1। ओके, 1 मोल वाटर का 57.1 है तो 0.8 मोल का कितना होगा? 0.8 इंटू 57.1। ये पता चल गया ना कि लिमिटिंग रिएजेंट H2SO4 ही होगा। क्यों? क्योंकि मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये 0.45 आ रहा है। ये मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 0.45 आ रहा है। हमने लिमिटिंग रिएजेंट समझाया है कि लिमिटिंग रिएजेंट देखा जाता है मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर लिस्ट रेशियो है तो वही लिमिटिंग होता है। 0.4/1 ये लिस्ट रेशियो है, लिमिटिंग होगा। तो H2SO4 बनेगा H2SO4 से तो 0.8 बनेगा, और 1 मोल का होता है 57.1 तो 0.8 के लिए होगा 45.6। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो आप बना दोगे। ऐसा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में गिवन है, आप बना सकते हो, बहुत इजीली आप बना सकते हो, कोई टेंशन आपको होगा नहीं। तो इस तरह से बना सकते हो। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप मोल वाटर का निकाल लो। 1 मोल वाटर से 57.1 किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है तो 0.8 से कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। तो नेक्स्ट क्लास में एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन में थोड़ी सी बातें और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा डेफिनेशन की बात, और उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके तो बेटा चलिए। ओके Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।